नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। आखिरकार महाराष्ट्र के लिए आज बड़ा दिन साबित हुआ है और महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से भी आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में तमाम उठापटक के बीच आखिरकार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार बच गई है। एकनाथ शिंदे की जो विधायक योग्यता है उसको बरकरार रखा गया है, क्योंकि आज तक ये सवाल था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं। लेकिन 16 विधायकों की योग्यता को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बड़ा फैसला दिया है। राहुल नार्वेकर ने 16 विधायकों की मान्यता को बरकरार रखा है। इसके साथ ही ये साफ हो गया है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहेंगे। उनकी सरकार को किसी भी तरीके का खतरा नहीं है। स्पीकर ने साफ तौर पे कहा है कि एकनाथ शिंदे ही असली शिवसेना के नेतृत्व करता है। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट के विधायक अयोग्य नहीं है। यह उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि विभाजन के समय एकनाथ शिंदे पार्टी के वैध नेता थे। एकनाथ शिंदे के लिए यह बहुत बड़ी राहत की बात है। अगर आज वह अयोग्य घोषित हो जाते तो उनकी कुर्सी तो जाती ही, साथ ही साथ उन विधायकों के लिए संकट खड़ा हो जाता जो उनके साथ आए थे। नार्वेकर ने कहा कि विधानसभा में शिंदे गुट को शिवसेना के 55 में से 37 विधायकों का समर्थन था। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना प्रमुख के पास ही किसी भी नेता को पार्टी से निकालने की शक्ति नहीं है। उन्होंने यह फैसला भी सुनाया है कि शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि तत्कालीन शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु के पास विधानमंडल की बैठक बुलाने का कोई अधिकार नहीं था। अपना आदेश सुनाते हुए स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना के 1999 के संविधान को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि 2018 का संशोधित संविधान चुनाव आयोग के समक्ष नहीं रखा गया था। 1999 में शिवसेना के संविधान ने पार्टी प्रमुख के हाथ से सत्ता का संकेंद्रण हटा था। हालांकि 2018 में संशोधित संविधान ने सत्ता वापस पार्टी प्रमुख के हाथों में दे दी थी। इसके आधार पर स्पीकर ने कहा कि शिवसेना प्रमुख होने के नाते उद्धव ठाकरे के पास एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटाने की शक्ति नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो इसको लेकर अब महाराष्ट्र में बयान भी आ रहे हैं। सुनिए कुछ महत्वपूर्ण बयान। अब इसमें तो मतलब एकनाथ शिंदे जी की कुर्सी बच गई है, लेकिन उद्धव ठाकरे के ग्रुप में हलचल मच गई है। मतलब जो स्पीकर ने फैसला दिया है, ये फैसला नियम के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है और 2/3 मेजोरिटी के माध्यम से मतलब एकनाथ शिंदे के पास 37 एमएलए है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने भी मतलब सही शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के ही मानी थी। उस पर माननीय राहुल नार्वेकर जी जो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर है, उन्होंने फैसला देते वक्त उन्होंने बताया है कि 1999 में शिवसेना ने जो संविधान बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और अभी जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ही स्वीकार किया जा सकता है, नए कॉन्स्टिट्यूशन को हम स्वीकार नहीं करेंगे। जिस तरह मतलब सुनील प्रभु जी ने एज ए व्हीप जो 16 एमएलए को एकनाथ शिंदे जी के साथ सस्पेंड करने का निर्णय लिया था उद्धव ठाकरे जी के आदेश पर, तो माननीय स्पीकर जी ने बताया है कि भाई उद्धव ठाकरे जी को अकेले को कोई अधिकार ऐसा नहीं है, पक्ष प्रमुख के नाते किसी को सस्पेंड करने का, पार्टी से निकालने का अधिकार नहीं है। और अभी मतलब एकनाथ शिंदे जी की कुर्सी बच गई है। स्पीकर ने एकनाथ शिंदे जी के बाजू से निर्णय दिया है और उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका बैठा है। तो मुझे लगता है कि मैं माननीय राहुल नार्वेकर जी ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। वही निर्णय होने की हमें अपेक्षा थी और वैसा निर्णय हो चुका है। अभी एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री के तौर पर बरकरार रहेगी और असली शिवसेना जो है, असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की है, यही मतलब उन्होंने माना है। जिस तरह भरत गोगावले जी को व्हीप के रूप में उनका नाम अनाउंस किया था एकनाथ शिंदे जी ने,
तो उसको ही सही भी माननीय स्पीकर जी ने माना है, और जो सुनील प्रभु जी जो उनके व्हिप थे उसको ही लीगल माना है। तो ये फैसला जो आया है ये बहुत अच्छा फैसला है, और ये फैसला संविधान के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है, और इसीलिए मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। लेकिन इस फैसले का महाराष्ट्र की राजनीति पर 2024 के लोकसभा चुनाव पर कितना असर डालेगा? हाँ, तो मतलब ये जो फैसला आया है उससे और भी हमको फायदा होगा। जो हमने 45 सीटें चुनकर लाने का ऐलान हमारा है, हमारी कोशिश है, 40+ सीटें जीतने की भूमिका हमारी है ही है। उसके मुताबिक ये फैसले का भी आने वाले अप्रैल मई में जो लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें हमें और भी ज्यादा फायदा होगा। एक तो मैं बिल्कुल ही सरप्राइज नहीं हूं जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में स्पीकर का डिसीजन जा रहा है। दूसरा, बचपन से हमने ये कहावत सुनी थी, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। रिपब्लिक है देश के, फिर कहा गया वही होता है जो मंजूर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। 2014 के बाद से एक नई परंपरा शुरू हुई है, वही होता है जो मंजूर अमित शाह और नरेंद्र मोदी होता है, और वही हम एक्शन में देख रहे हैं महाराष्ट्र में जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं। मेरा एक मूल सवाल है, 2018 का अगर कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था, जो भी हमें स्पीकर के माध्यम से पता चल रहा है, तो उसके आधार पर हर जो संवाद होता था इलेक्शन कमीशन का, हमारे पार्टी लीडरशिप उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के पास क्यों जाता था? अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं था, जो सारे एबी फॉर्म्स जिसपे ये सारे गद्दार 40 लोग लड़े हैं, वो एबी फॉर्म्स पार्टी पक्ष प्रमुख ने साइन किए थे, वो कैसे मान्य हो गए? और चलिए मैं ये भी मान लूं कि आपको अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन में सहमति नहीं थी, तो किसने इलेक्शन कमीशन में आपको जाने से आपके हाथ रोके थे या पैर बांधे थे? आपको 2022 में याद आता है कि आपका संविधान क्या होता है? ये कुछ नहीं है, ये मौका परस्ती है, अनफॉर्चुनेट कॉम्प्रोमाइज ऑफ एथिक्स है। जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था, उसको वैध करने का काम हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो आगे ये भी कह रहे थे कि यूबीटी गुट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई आपके पास कोई मटेरियल भी नहीं है। वही मैं कह रही हूँ, वो ये कह रहे हैं 2018 का कॉन्स्टिट्यूशन का रिकॉर्ड उनके पास नहीं है, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन का। तो मेरे इलेक्शन कमीशन से एक ही सवाल है, आप इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से पूछे, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी तो दूर की बात है, इंटर अलायंस डेमोक्रेसी है कि नहीं उनके पास? दूसरी बात, आप कह रहे हैं आपके पास रिकॉर्ड नहीं था। रिकॉर्ड नहीं था तो आपने सारे एबी फॉर्म्स को मान्यता किस आधार पर दी? अगर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं थी और लोगों को कुछ लोगों को जो अब गद्दारी के उस पर उतर आए हैं, उन गद्दारों ने इलेक्शन कमीशन पे जाकर क्यों नहीं कंप्लेंट दायर की? तो अब आकर कहना, तो ये कुछ सवाल, कुछ बेसिक सवाल जो होते हैं वो दिमाग में आते हैं। पर मैं फिर भी कहूंगी, ये निर्णय से जनता का जो मूड है, जो जनता देख रही है किस तरीके से नाइंसाफी हुई है, जिस तरीके से एक पार्टी को तोड़ा गया है, आप मान लो ये हो गया है कि आपके घर में चोरी होती है, आप पुलिस स्टेशन जाकर कहते हैं मेरे घर में चोरी हुई है, आप उनको ये बोल देते हैं, पुलिस ये कह देती है कि ये चोरी जो हुई है, जो चोरी का सामान है वो चोरों को बिलोंग करता है, जो ओरिजिनल ओनर है उसको नहीं। आज जो काम हुआ है वही हुआ है इलेक्शन कमीशन के निर्णय से को लेकर, और आज इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि हमारे पास ये कोई रिकॉर्ड नहीं है 2018 के। पहले स्थापना हो गई थी, उस वक्त आज के जो शिवसेना के मालिक है मिस्टर शिंदे, जैसे नार्वेकर ने कहा विधानसभा स्पीकर, उनकी उम्र क्या थी? क्या उनका जन्म हुआ था? अब वो शिवसेना के मालिक और बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना इतिहास जमा हो गई। भारतीय जनता पार्टी का ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा, बहुत बड़ा पुराना सपना रहा था कि एक दिन हम बाला साहब ठाकरे की शिवसेना खत्म कर देंगे, लेकिन शिवसेना ऐसी खत्म नहीं होगी। आपके एक निर्णय से, आपके कागज से, आपके भाड़े के तट्टू के मुंह से कोई अधिकार और ऑर्डर देने से शिवसेना जनता में है, शिवसेना महाराष्ट्र के रगों रगों में है। तो आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है, वो एक षड्यंत्र है। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे, हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये जो कोई विधानसभा के स्पीकर है जिसको ट्राइब्यूनल का अधिकार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उनको एक बहुत बड़ा
नया इतिहास लिखने का मौका मिला था। संविधान के आधार पर निर्णय देने का और इतिहास निर्माण करने का उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला था, वो मौका गंवाया है। और इस व्यक्ति ने भी महाराष्ट्र के पीठ में खंजीर खुपसा है। इस व्यक्ति ने जो संविधान पीठ पर बैठे हैं और निर्णय दिया है, उस व्यक्ति ने भी महाराष्ट्र के पीठ में खंजीर खुपसा है। और इतिहास उनको याद रखेगा कि जिसने भी ये निर्णय दिया है और जो आज इस निर्णय के बाद तालियां पीट रही है या पटाखे बजा रहे हैं, वो सब महाराष्ट्र के गद्दार और बेईमान है और उनकी स्थिति मुसोलिनी जैसी होगी। मुसोलिनी निर्णय से डेमोक्रेसी और मजबूत हो जाएगी। इस निर्णय का तथ्य ये है कि पार्टी में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए और एक ही व्यक्ति पार्टी के सब अधिकार यूज नहीं कर सकती जब तक वो पार्टी से कंसल्ट नहीं करती। और इसीलिए एक लैंडमार्क डिसीजन है जिसमें पार्टी कौन सी सही है, ये जो डिसीजन हुआ वो भी जैसे इलेक्शन कमीशन का निर्णय था उसी हिसाब से सब मुद्दों को एनालाइज करके ये निर्णय दिया गया है। इसलिए निर्णय बिल्कुल सही है। लेकिन इसके साथ ही जो पार्टी में स्प्लिट हुई है वो किस दिन हुई उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन दिया है। उसके बारे में क्या रिकॉर्ड सेक्रेटरीट के पास है उसके बारे में, ये तो सब जो होता है वो प्रूफ्स के आधार से होता है। जो डॉक्यूमेंट्स उनकी तरफ से दी गई थी, जो डॉक्यूमेंट्स हमारी तरफ से दी गई थी, उसका सबका एनालाइज किया गया है। और डॉक्यूमेंट्स में भी किस किस डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी है उसे भी साफ तौर पे कहा गया है। इसलिए ये सब जो निर्णय हो गया है इसकी वजह से डेमोक्रेटिक कंट्री तो हम है ही है, लेकिन इसके साथ जो भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के अंदर काम करती है उनको भी इंटर डेमोक्रेसी उनके पॉलिटिकल पार्टी में भी रखनी चाहिए। इसका क्लियर मैसेज इस निर्णय से हुआ है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।